10वीं कक्षा हिंदी। आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं पढ़ेंगे। इसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। यह एक पूरक पठन है। इसमें दो लघु कथाएं हैं, एक है कंगाल और दूसरा है सही उत्तर। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। देखिए, नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। गद्य संबंधी इसमें यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेडी वाले, फेरी वाले से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी कथा जो लघु कथा है उसमें लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने से सहायक होता है। पहली लघु कथा है कंगाल। तो चलो शुरू करते हैं। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता जाए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही थी, भयानक गर्मी थी। उस वक्त गर्मी के दिन थे। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, मतलब दिन में भी बहुत धूप थी। मनुष्य तप रहे थे, अंगारे से तप रहे थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिल रहा था। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस वक्त रातों में भी जो लू मतलब हवा, गर्म हवा, लू को कहते हैं गर्म हवा। तो रातों में लू और उमस से भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। उस वक्त गर्म हवा चल रही थी रात में। और कभी कभी क्या होता था, उमस मतलब हवा न चलने से गर्म होता है, तो उसे उमस कहते हैं। लेखक को बहुत बेचैनी हो रही थी। इसकी वजह से लेखक इस घुटन भरे माहौल से दूर पहाड़ों पर जाना चाहते थे। आगे देखिए, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। तो लेखक क्या करते हैं, अगला सप्ताह में भी वह क्या करते हैं कि पर्वतीय स्थल, हिल स्टेशन पर वह यात्रा के लिए जाते हैं। उस वक्त 2-3 दिनों में ही उनके मन को सुकून सा महसूस होता है। सुकून सा मतलब उनका मन शांत होता है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यहाँ पर लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखिए, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े रहना मतलब यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है निर्भय होकर खड़े रहना, मतलब बिना किसी डर के खड़े रहना। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हरे भरे पहाड़ गर्व से वहाँ पर सीना ताने खड़े हैं, मतलब किसी का भी उनको डर नहीं है। वह सीना तान के खड़े हैं वहाँ पर। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता मतलब स्तब्धता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने और मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो वृक्ष है वह खड़े हैं, तो उनका हल्का सा जो शोर है, तो वह शोर, उनका अस्तित्व हमें उनके शोर से हमें उनका अस्तित्व पता चलता है। और वह बता रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर वहाँ पर कर रहे हैं।
और झरने झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, मतलब वहाँ पर जो झरने हैं वह भी हमारा मन बदलने के लिए पर्याप्त थे। यह सब देख लेखक के मन को शांति मिल रही थी। आगे देखिए, उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। भुट्टा भुट्टा मतलब कणिस, मराठी में उसे कणिस कहते हैं। लेखक पूछते हैं कितने का है? वह कहता है 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। लेखक शाम को झील के किनारे जाते हैं, तब वहाँ पर एक भुट्टे वाला आता है। वह लेखक को कहता है, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। तो वह लेखक कहते हैं कि कितने का है? 5। वह कहता है 5 रुपये का। 5 रुपये में एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यहाँ पर लेखक क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। वह कहता है कि 5 रुपये में एक भुट्टा है, लेकिन लेखक क्या करते हैं? उसको बताते हैं कि हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तो तुम 3 ले लो। यहाँ पर लेखक उस 5 रुपये भुट्टे की कीमत और कम कर रहे हैं। वह क्या करते हैं कि वह भुट्टा 3 रुपये में खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह भुट्टे वाला क्या कहता है? 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो लेखक क्या करते हैं? आगे बढ़ गए। तो रहने दो, यह कहकर लेखक आगे बढ़ते हैं। लेखक आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है? एकाएक पैर टिटक गए, मतलब एकाएक उनके पैर रुक जाते हैं। उनके मन में विचार उठता है। उनके मन में यह विचार आता है कि लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, मतलब लोग हमेशा पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जाकर 1000 रुपये वह खर्च करते हैं और अच्छे होटलों में रुक जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। जितना भी दाम होता है बड़े बड़े दुकानों में, उतना दाम वह देते हैं, लेकिन गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम कितने कंगाल हैं, कितने कंगाल मतलब गरीब, हम कितने गरीब हैं, यह उनके मन में विचार आता है। आगे देखिए, उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यहाँ पर लेखक क्या करते हैं? उल्टे कदम लौटा मतलब फिर से वहाँ जाते हैं भुट्टे वाले के पास और उसको 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े, मतलब उसको उस भुट्टे वाले को 20 रुपये देते हैं और 4 भुट्टे खरीदते हैं। 4 भुट्टे तो लेखक खाने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी वह क्या, उनको पछतावा होता है, इसलिए वह उससे 4 भुट्टे खरीदते हैं और चल पड़ते हैं। तब जाकर उनके मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से अपनी सोच को बदलने के लिए कहा है। लेखक कहते हैं कि हम घूमने जाते हैं, बाहर मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? बहुत सारे हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। जितने भी दाम होते हैं उतना दाम हम वहाँ पर देते हैं, मोल भाव नहीं करते। लेकिन फेरी वालों से और छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनसे हम जब सामान खरीदते हैं तो उनको हम दाम कम करने के लिए कहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम कंगाल हैं, कंगाल मतलब गरीब। हम लेखक कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। हम क्या करते हैं? जो बड़े लोग हैं उनको हम ज़्यादा पैसे देते हैं और जो गरीब हैं उनसे हम क्या करते हैं? दाम कम करवाते हैं। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारी जो यह सोच है इसे हमें बदलना चाहिए। इस कहानी में लेखक भी अपनी सोच को बदलते हैं और वह क्या करते हैं कि उस भुट्टे वाले से 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ते हैं। तभी जाकर उनके मन को शांति मिलती है। हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगली कथा, दूसरी कथा है सही उत्तर। तो इस लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में हमें बताया है और उस पर व्यंग किया है।
यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार मतलब मुलाकात। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक लड़का है जो कई स्थानों पर नौकरी के लिए ट्राई करता है, आवेदन देता है और उसके बाद वह कई जगहों पर साक्षात्कार मतलब मुलाकात के लिए जाता है। उसने क्या किया है, हर जगह पर वह नौकरी के लिए ट्राई करता है, आवेदन देता है और मुलाकात भी देता है। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। उसके पास प्रमाण पत्र थे, शिक्षण था, योग्यता थी, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। उसके पास योग्यता थी, प्रमाण पत्र थे, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। मतलब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो हमारे समाज में भ्रष्ट व्यवस्था है उससे वह क्या करता था, हमेशा कोसता रहता था। यहाँ पर लेखक ने भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि समाज में पैसे देकर ही नौकरी मिलती है, रिश्वत देकर ही सभी जगह पर क्या होता है, नौकरी मिल जाती है। इस लड़के के पास योग्यता थी लेकिन पैसे नहीं थे, रिश्वत नहीं देना चाहता था। तो वह क्या करते, लेखक क्या कहते हैं कि आजकल सभी जगहों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। जिसके पास योग्यता है लेकिन रिश्वत नहीं है, वह रिश्वत नहीं दे सकता, तो उसको नौकरी यहाँ पर नहीं मिलती। आजकल 10वीं फेल होने के बाद भी कई जगह पर अच्छे कॉलेज में लड़कों को एडमिशन मिलता है। रिश्वत लेकर उन्हें एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर लेखक ने भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। आगे देखिए, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आज फिर वह मुलाकात के लिए जा रहा था। अब तक वह जहाँ पर भी मुलाकात के लिए गया था वहाँ पर उसने अपने तर्कपूर्ण विचार, देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर जो अपने विचार थे वह रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती थी। उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आती थी, उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी। आगे देखिए, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। जहाँ पर वह मुलाकात देने के लिए जाता है, वहाँ पर उपस्थित होता है, तो वहाँ पर जो अधिकारी थे उनमें से एक ने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। वह जवाब देता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यह एक छोटा सा कीड़ा है जो चावल में होता है।
इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। भ्रष्टाचार के बारे में वह कहता है कि भ्रष्टाचार यह एक कीड़ा है, किसकी तरह, घुन की तरह। चावल में जो कीड़े होते हैं ना, उसकी तरह वह एक भ्रष्टाचार कीड़ा है। और उसने क्या किया है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में लाकर पहुंचा दिया है। और देश के लिए यह क्या है, एक कलंक है। वह कहता है कि ये जो हो रहा है तो वह एक देश के लिए कलंक है। देखिए, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? उसका जवाब सुनकर जो अधिकारी थे वहाँ पर, उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी छा जाती है। दूसरा अधिकारी प्रश्न पूछता है कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? इस प्रश्न पर जवाब देता है, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। देखिए, यहाँ पर उसने रिश्वत को भ्रष्टाचार की बहन कहा है। और इसके लिए एक यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो हम उपहार देते हैं अपने प्रियजनों, मित्रों को उपहार देते हैं कई अवसरों पर, एक दूसरे को हम उपहार देकर खुशियाँ बांटते हैं। एक दूसरे को उपहार देने से सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं और कुछ नहीं। लेकिन रिश्वत देने से क्या होता है? तो रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में से इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। इनका कहना है कि यहाँ पर रिश्वत देकर हम सभी काम कर सकते हैं, सभी कार्य में हमें सफलता मिलती है। वह बताता है कि हमें यहाँ पर सफलता मिलती है, फिर भी यह हमारे समाज के लिए एक कलंक है। इसका हम समर्थन नहीं कर सकते, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उसको ऐसा लगता है कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह रिश्वत देना अच्छी बात नहीं है। यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कलंक ही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास योग्यता है, शिक्षण है, उनको रिश्वत नहीं है उनके पास देने के लिए, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती। और जिनके पास योग्यता नहीं है उनको रिश्वत देने से नौकरी मिल जाती है, इसलिए वह इसका विरोध करता है। यह सब कहकर वह जल्दी से बाहर निकल जाता है। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा, मतलब वह जानता था कि यहाँ पर भी हमें जो नौकरी है वह उसे नहीं मिलेगी, ऐसा उसे लगता है। आगे देखिए, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। देखिए, वह युवक बाहर चला जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पर भी नौकरी नहीं मिल सकती, वह निराश हो चला जाता है। अंदर जो अधिकारी बैठे थे वह क्या करते हैं? गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से वह विचार विमर्श करते हैं। और जो उस युवक ने उत्तर दिया था
उससे दाद देते हैं। दाद देना मतलब प्रशंसा करना। उसके उत्तर की जो उसने सही उत्तर दिया था उसके उत्तर की वह बहुत ही प्रशंसा करते हैं और क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं, मतलब उसको वह नौकरी देते हैं। इससे वह समझ जाता है कि इस संसार में सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। मतलब हमें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है, हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन आगे जाकर कभी ना कभी हम सफल हो सकते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। बिना रिश्वत दिए उसे यहाँ पर नौकरी मिलती है। क्यों मिलती है? तो उसने सही उत्तर दिया। उसने सही उत्तर दिया इसलिए उसे नौकरी मिल जाती है। इस कथा में लेखक ने रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। किस प्रकार इस युवक के पास सभी प्रमाण पत्र थे, योग्यता थी, फिर भी कई जगह पर वह मुलाकात देकर आता था, लेकिन उसको रिश्वत ना देने से उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि हर जगह पर रिश्वत लेते हैं तभी नौकरी मिलती है। तो आप आपके पास कितनी भी योग्यता हो फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती। यही हो रहा था इस युवक के साथ। आखिर में वह बहुत ही निराश हो जाता है और बाद में एक जगह पर उसको नौकरी मिलती है। उसके विचारों की वहाँ पर प्रशंसा होती है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि आप सभी को सही राह पर चलना चाहिए। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आप रिश्वत देते हो इसलिए वह रिश्वत लेते हैं। अगर हमने ठान लिया कि सभी मिलकर हम कभी भी रिश्वत नहीं देंगे तो कोई भी रिश्वत नहीं मांगेगा। हमारे देश को ये जो कलंक लगा है इसे हम ही दूर कर सकते हैं, कभी भी रिश्वत न देकर। तो इस पाठ में 2 लघु कथाएं थी, एक कंगाल और दूसरा सही उत्तर। कंगाल इस कहानी में नरेंद्र छाबड़ा जी ने हमारी सोच को बदलने के लिए कहा है, और सही उत्तर इस कथा में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को